गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला डिफेंस में। वाई ग्रुप के लिए लगातार हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रैक्टिस के सेशन में एक नया सेट हम लोग आज सॉल्व करेंगे। वाई ग्रुप का जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन को करने के नए नए तरीके आपको मिल जाएंगे। प्लस साथ साथ ये सीडीएस के बच्चों के लिए जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि क्वेश्चन का जो बेसिक होता है वो आना जरूरी होता है और उसके बाद जितने भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है डाउट क्लियर बाय अनुराग दीक्षित, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व पीडीएफ, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी सॉल्व पीडीएफ भी आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके अपने पहले क्वेश्चन को देखिए। आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन इज सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 का है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा सरल क्वेश्चन है। मैं इसके 2 तरीके आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। 80 लीटर का मिश्रण था, मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, मिल्क और वाटर, ये किस रेशियो में था, 3:2, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कितना जो है दूध को ऐड कर दिया जाए। क्या ऐड करना है, दूध को ऐड करना है। इसलिए मैंने दूध जो मिल्क वाला पार्ट था उसके सामने प्लस लिखा है, इसको ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है कि जो नया मिश्रण तैयार होगा, जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा, उस सॉल्यूशन में दूध जो है वो पानी का 2 गुना हो जाए। यानी कि नए सॉल्यूशन में दूध और पानी का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, ठीक। क्या मिलाने पर, दूध मिलाने पर। अब 2 चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं। क्या क्लियर होती हैं, बट जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कि जब हम लोगों ने इनिशियल जो है इसको देखा था, इनिशियली देखा था, तो उसका रेशियो 3 और 2 का था, ये मिलकर होता है 5। तो 5 की वैल्यू है 80, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मिलाया क्या गया है, दूध। इसका मतलब पानी नहीं मिलाया गया। तो जितना कंटेंट पानी का पहले रहा था उतना ही अभी भी होगा, उतनी ही क्वांटिटी अभी भी होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें पानी के रेशियो को बराबर करना होगा। और कैसे बराबर होगा पानी का रेशियो, भाई ये 2 था, ये 1 था, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, बोलो। अब देखो जरा, दूध कितना था, 3 था, और यहां पे कितना हो गया, 4। 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ा, 1। और उस 1 की वैल्यू बेटा कितनी आप निकाल चुके हो, 16 लीटर। तो कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा, 16 लीटर। सवाल खत्म हो गया। दूसरा तरीका देखो, 80 लीटर दूध था, 3 और 2 में जो है दूध और पानी था। तो आपको पता है ना कि 3 और 2 5 का वैल्यू है 80, तो 1 का वैल्यू 16 हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो 48 लीटर दूध होगा और 32 लीटर पानी होगा। जोड़ लीजिए, देखिए 80 आएगा। अब कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कितने लीटर इसमें दूध और मिला दें। इसमें कितने लीटर दूध और मिला दें ताकि जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध 2 हो और पानी 1 हो। सिंपल सी बात थी, पानी 1 हो, दूध 2, और मिलाया क्या जा रहा है, दूध। तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू अगर 32 है तो 2 की इस हिसाब से क्या होगी, 64 होनी चाहिए, तभी तो 2 और 1 का रेशियो मिलेगा। बताओ भाई, 64 और 32 का रेशियो तो 2 और 1 होता है। तो आप मेरे को ये बता दो, 48 में आप क्या जोड़ो कि 64 आ जाए। तो भी आप कहोगे सर 16 लीटर अगर इसमें हम जोड़ दें तो 48 में 16 जोड़ने पर 64 आ जाएगा। तो दूसरे मेथड से भी ये क्लियर हो गया कि 16 लीटर ही दूध मिलाना पड़ेगा। इसलिए आंसर बेटा हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। कौन सा हो गया, फर्स्ट इज द आपका राइट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है 210 मीटर व 122 मीटर लंबे 2 पुल को पार करती है, क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड का। ट्रेन की लंबाई और चाल दोनों चीजें ज्ञात करनी। आपके पास ऑप्शन दिए, जरा ध्यान से देखिए भाई। ये ट्रेन थी, ये 2 पुल को पार करती है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में ट्रेन 2 ऑब्जेक्ट को पार कर रही है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्विजेस में कराए हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहला ये ब्रिज क्रॉस करती है वो 210 मीटर का है, और जो दूसरा क्रॉस करती है वो 122 मीटर का है, ठीक है।
210 मीटर वाले ब्रिज को 210 मीटर वाले ब्रिज को ये बेटा पार करती है 25 सेकंड में, यानी इसको ये पार कर रही है कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखो 25 सेकंड में, और इसको पार कर रही है कितनी देर में क्रॉस कर रही है बेटा? 17 सेकंड में। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था। क्या होता है जब कोई ट्रेन एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट को क्लियर करे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आदमी हो, पेड़ हो, आदमी हो, पुल हो, आदमी हो, प्लेटफॉर्म हो, पेड़ हो, प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर को आपस में बराबर कर देना होता है। तो 25 और 17 का बेटा अंतर क्या होगा? 8 सेकंड। और अगर इसका अंतर निकालते हो तो 10 उधर से मिल जाएगा, 122, 8, 130, 70, 78, 78 और 10, 88 हो जाएगा, यानी ये 88 मीटर हो जाएगा। इसको बराबर कर दिया तो बेटा आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि ट्रेन 1 सेकंड में कितना चल रही। तो आप कहोगे ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर चल रही है। ट्रेन 1 सेकंड में कितना चल रही है? 11 मीटर। देखो जरा साइड माइनस किया है, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहां बचा 20 में से 12 गया 8। ठीक है, ट्रेन 1 सेकंड में अगर 11 मीटर चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, तो बेटा ट्रेन अगर 1 सेकंड में 11 मीटर चल रही तो यहां से आप इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल सकते हो। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो तो आप निकालो, नहीं दी हो तो छोड़ दो। अब देखो 11 मीटर प्रति सेकंड आ रही, किसमें आंसर है? एक इसमें है 11 मीटर प्रति सेकंड, एक इसमें है, यानी ये वाला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब एक ए भी है, 2 ये, एक ये। अब अगर हम ट्रेन की लंबाई निकाल ले तो काम बन जाएगा। देखो बेटा 1 सेकंड में ट्रेन चलती है 11 मीटर, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 17 सेकंड में कितना ट्रेन चलेगी, तो आप कहोगे क्या? सर 17 गुणे 11 कर देंगे तो आपका हिसाब पता चल जाएगा कितना चलेगी। कर दो बेटा, 11 सत्ते 77, 7 लगा, 11 एकम 11 और 7 18, 187 मीटर। इस 187 मीटर में ये जो पुल था वो कितने मीटर का था? 122 मीटर का। इसको घटा दो, 122 घटा दोगे 5 और ये 6, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 65 मीटर। अब बताओ 65 मीटर इसमें था क्या? नहीं था, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर बेटा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन को ये ट्रिक है, बहुत छोटी ट्रिक है। करना क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ का अंतर बराबर करोगे दोनों ऑब्जेक्ट को पार करने में लगे हुए समय के अंतर के, बस दोनों चीजें यहां से आसानी से निकल जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको आपको बहुत छोटे से बताने की। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक की निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, और अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी दफ्तर पहुंच जाता है। उसके घर से उसके दफ्तर की दूरी क्या थी? बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझाता हूं। ये जी फॉर घर, ये डी फॉर दफ्तर। ठीक है, जब शुरुआत होती है उसकी पहली कंडीशन के अनुसार, तो पहली कंडीशन में बेटा वो क्या करता है? 60 किलोमीटर, यानी पहली बार जब वो जाता है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। और जब इस गति से जाता है तो क्या होता है? 20 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है, यानी कि उसको कार्यालय पहुंचने में अपने यूजुअल टाइम से 20 मिनट ज्यादा लगता है। देर होने का मतलब क्या होता है? 20 मिनट ज्यादा लग गए। आपकी क्लास की टाइमिंग 11 बजे की है, कोई बच्चा 11:05 पर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 मिनट देर से आया, मतलब कि उसको 5 मिनट और लग गए। यही तो मतलब है, देर का मतलब प्लस हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखो आगे बताते हैं। ठीक है, जरा देखिए दूसरी कंडीशन में ये होता है कि वो आदमी क्या करता है? अपनी स्पीड को करता है 80 किलोमीटर, तो ये अब जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और इस स्थिति में क्या होता है बेटा? वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अभी मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं। जल्दी का मतलब होता है अपने यूजुअल टाइम से 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। आपको करना जो है, इसमें जो दूरी ज्ञात कर रहा है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। क्या? जो स्पीड दी है, इन स्पीड का आप ले लो एलसीएम। तो 60 और 80 का अगर आप एलसीएम लेते हो, आप सिर्फ ये बताओ कौन सी संख्या ऐसी जो 6 और 8 दोनों से कटती है? आप कहोगे 240, यानी कि 24। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 240, ये एलसीएम लेकर आ गया। अब दूसरा काम क्या करना है आपको? अगर एक बार जल्दी देर से पहुंचता है, एक बार जल्दी पहुंचता है, तो आप करोगे इन दोनों के समय को ऐड। कितना हो गया? 30 मिनट। और 30 मिनट को आप अगर घंटे में बदलते हैं तो इसको आप ये कह सकते हो 1/2 घंटे। बस, है ना? इतनी बात तो है। तो जो आपने एलसीएम लिखा था उसका इतना ही निकाल लिया करो। 240 का अगर 1/2 निकालोगे
तो हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो घर से दफ्तर की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 120 किलोमीटर। किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मीटर में होता तो मीटर। तो बेटा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? इतनी बात, ये जो लिखा हुआ है इतनी बात, ये तो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। आंसर सिर्फ कितना है? एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है, बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऑप्शन स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि दो नल हैं ए और बी, ए और बी। ये एक टंकी को या हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो हौज 24 मिनट में भरनी हो, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? ठीक है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो भाई, क्वेश्चन क्या रहा है कि दो नल थे, कौन कौन से? ए और बी। नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता था, ठीक है, कितने मिनट में? 30 मिनट में। और बी भर सकता है 40 मिनट में। ये भर सकता है दोनों, यानी कि इनलेट पाइप है, पानी भरने वाले, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये जो नल और हौज का क्वेश्चन है ये आपको टाइम एंड वर्क की फॉर्म में भी दे सकता था। कैसे? कहता है दो लोग होते राम और श्याम, एक किसी काम को 30 मिनट में कर सकता था, दूसरा 40 मिनट में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करते और पूरे काम को 24 मिनट में करना होता तो श्याम को कब काम छोड़ना होता? इसको टाइम एंड वर्क में भी क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, टाइम एंड वर्क का सौतेला भाई ये पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर होता है। तो जो कॉन्सेप्ट आप टाइम एंड वर्क में पढ़ते हो, सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला काम 120 एलसीएम आ गया। 120 क्या हो गया? उस हौज की क्षमता है। इस हिसाब से देखो तो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेगा और 1 घंटे में ये 3 लीटर पानी डालेगा। क्लियर है? अच्छा, अब कहता है कि अगर दोनों को एक साथ शुरू किया जाता है, तो अगर दोनों एक साथ शुरू किया गया तो इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी वाला हिसाब किताब होगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के हिसाब से अगर काम देखो तो बेटा 4 + 3 के हिसाब से 7 काम होता कि नहीं होता? और अगर इस 7 काम से इसको करते तो आंसर दशमलव में आता। लेकिन यहां पर एक लाइन, एक ट्विस्ट कर दिया गया कि टंकी को कितनी देर में भरना है? 24 मिनट में। यानी कि ये पूरा 120 काम जो है, जो 120 क्षमता थी टंकी की ये वाली, इसको आपने 24 मिनट में भरना है। तो बेटा अगर 120 लीटर टंकी की क्षमता को अगर आप 24 मिनट में भरते हो तो इस हिसाब से देखो 1 घंटे में आपको सिर्फ 5 लीटर पानी डालना होगा, सिर्फ 5 लीटर। और यहां पे क्या कर था कि 7 लीटर पानी पड़ रहा था। तो यही सवाल पूछा गया है, दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? ये वाला जो नल था इसको कब बंद करें कि हमारा पूरा काम 24 मिनट में हो जाए? तो ध्यान से समझो, ये आपके पास ऑप्शन दिए 6, 8, 10, 12। अब ध्यान से देखना, सपोज थोड़ी देर के लिए, सपोज हम ये ऑप्शन उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये 7 काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से बेटा अगर 6 मिनट काम करेंगे तो 42 काम हो जाएगा। 6 मिनट अगर ये काम करते हैं तो 42 काम होता। और आप देख पा रहे हो टोटल काम कितना है? 120। 120 में अगर 42 काम हो गया तो बचा कितना? 8 इधर, 70 उधर, 78 काम बचा। अब ये 78 काम, अगर हमने पहला ऑप्शन आंसर लिया होता, 78 काम बचा। दूसरे को बंद कर दिया गया, केवल पहला काम करेगा। अगर ये पहला काम करता है तो 4 के हिसाब से करता है, क्योंकि ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36, यानी दशमलव में उत्तर आता। और दशमलव में उत्तर हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहां पे बोला था ना कि 24 मिनट लगे होंगे। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं है। अगर इसी की जगह हम 8 कर देते, ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन चेक करो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? ये लगभग 19 आ रहा है, अगर दशमलव में लिखते तो कुछ और जाता। ये 19 आ रहा है और पहले से यहां पर क्या हो चुका है? 6 लग चुके हैं, 19 और 6 25, और यहां पे है कितना? 24, यानी हम लगभग करीब है। तो इसके बाद वाला ऑप्शन क्या है? 8 मिनट। इसको चेक करें, ये 7 काम अगर 8 मिनट तक किया जाता तो भैया 56 काम हो जाता। अब कितना बचता अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं? 56 4 60, 60 उधर बचता, 64 काम बचता। कितना काम बचता? 64 बचता। अब जाता कौन? चला जाता कौन? बी चला जाता, दूसरा वाला। तो ये ए करता, 4 के हिसाब से करता तो 16 मिनट इसको ये लगते। तो 16 मिनट ये हो गए बेटा, और 8 मिनट ये हो गए, तो 16 और 8 24 मिनट हो गए। इसका मतलब दूसरे पाइप को आप कितनी देर बाद बंद करोगे? 8 मिनट के बाद बंद करोगे। यही आपका उत्तर हो गया।
ऑप्शन मेथड सबसे सरल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन किस लिए दिए जाते हैं? इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल कर सको। आप इसको पूरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि पूरे तरीके से करते तो भी ये आंसर आता। लेकिन एग्जामिनर जो सेट करता है ऑप्शन, वो ऑप्शन भी इसी प्रकार से सेट करता है कि आप उसका मदद लें और अपने क्वेश्चन को लेजर टाइम में कर सकें। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा हमने क्या लिया? 8 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी अकेले उस काम के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? जरा गौर करिए। ए और बी दो लोग थे, ठीक है। कह रहा है ए और बी की अपेक्षा, ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये एक काम करता है तो ये दो करेगा, भाई 50% ज्यादा हो गया, दुगना हो गया। 50% ज्यादा का मतलब दुगना हो जाएगा ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति, देखो समझो जरा ध्यान से समझना, आप ऐसे समझो। अच्छा, आप देखो जरा, 50% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक, क्या होता है? 1/2। अब अगर ये मान लो कि ए जो है वो बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, तो अगर मैं ये मान लूं कि ये बी का काम है, बी का काम 2 है, तो भाई बी का 50% क्या होगा? बी का 50% 1 होगा, उसका आधा, तो इससे आधा ज्यादा काम ये करता है, यानी ये काम 3 कर लेता है। सिंपल सी बात है, यही बात थी, 50% ज्यादा। अब क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो आया है ये इसकी क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है? क्षमता का। यानी जितने समय में, आप देखो लिखा है ना समान समय में, यानी कि जितने समय में ए 3 काम कर लेता है उतने ही समय में बी 2 काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है? बी अकेले उस काम के कुल भाग को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में। तो आपसे कह रहा है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? भैया बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। और अगर ये 20 दिन तक काम करता तो इस हिसाब से आपको पता चलता कि टोटल काम 40 होता। अब इस 40 काम को जो है वो करना किसके द्वारा है? कह रहा है कि दोनों के द्वारा, ए और बी मिलकर। तो अगर ए और बी मिलकर करेंगे इस काम को, तो भाई 3 और 2 5 काम होगा एक दिन में, और उस हिसाब से ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। यही तो आपसे पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल है कह रहा है ए और बी ये दिए हुए हैं, बी सी का अनुपात ये है, डी सी का अनुपात ये है, ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है। एक भी क्वेश्चन में एक भी पॉइंट नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन में एक भी पॉइंट नहीं लगाना है, ऐसे ही आंसर बताओगे, ऐसे ही आंसर आ जाएगा सी। कैसे? ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 1:2 का। कुछ लोग इसमें बराबर भी करने लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि आपको हर चीज बराबर नहीं करनी, यहां सिर्फ देखना है और आंसर टिक कर देना है। ए और बी का रेशियो कितना है? 1:2। अब आप ये देखो कि जो भी आपके पास ऑप्शन है, किस ऑप्शन में आपका रेशियो 1 और 2 के आ रहा है? क्या 9 और 24 का रेशियो 1 और 2 है? नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता था। क्या 8 और 11 का रेशियो 1 और 2 का है? नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता था। ऑप्शन इसीलिए होते हैं कि आप देखो और आंसर टिक करो। क्या 20 और 12 का रेशियो 1 और 2 का है? नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 9 और 18 का रेशियो 1 और 2 है? 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो तीसरे की मजबूरी है कि इसे सही होना पड़ेगा, तो आंसर ही हो गया ये ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। कहीं कुछ पॉइंट लगाया गया नहीं, आपके पास ऑप्शन थे, आपने इसका यूज किया, ऑप्शन यूज करते ही 3 ऑप्शन आपने गलत किए, तो जो एक बचा है उसकी मजबूरी है कि अब 4 में से अगर 3 गलत हो गया तो उसकी मजबूरी है कि उसको सही होना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 2 किताबें हैं जिनका कुल क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपए है, में से एक 15% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया। दोनों किताबों का अलग अलग मूल्य बताएं यदि इस प्रक्रिया में कोई लाभ या हानि ना हुई हो। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ऑप्शन से भी वैसे। कुल मूल्य कितना है? 300। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो, जिसको जोड़ने पर 300 आए वही आपको लेना है। क्या ये जोड़ने पर 300 आ रहा है? 380 हो रहा है? नहीं होगा। क्या ये जोड़ने पर 300 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या ये जोड़ने पर 300 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो मजबूरी क्या हो गई? आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब आप देख लो कि अगर करना भी चाहते तो भी कैसे करते। ये तो आपने देख लिया कि शॉर्ट मेथड है, इसको समझ लिया। अब जरा देखो,
120 और 180, ये आपको पता चल गया कि टोटल 300 होता है। बहुत बढ़िया। आखिरी लाइन में कह रहा था कि कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगी, तो इसका मतलब 300 की अगर चीज खरीदी है तो आपको मजबूरी है कि आपको 300 की ही बेचनी पड़ेगी, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अच्छा, पहले कंडीशन में यह बताया गया कि इसको 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। 120 का 15% होता है 18, और प्रॉफिट हुआ तो इस पे 18 का प्रॉफिट हो गया, तो 120 पर 18 का प्रॉफिट हो गया। चीज बिकी कितने की बिकी, सोल्ड कितने की हुई, 138 रुपए की। ठीक। दूसरे पर 10% की हानि हुई है, इस पर हानि हुई, इसका 10% कितना होगा, 18 होगा। 180 की चीज पर 18 का हानि होगी तो 162 की बिकी होगी। जोड़ के देखो जरा, 300 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, और नहीं आ रहा तो गलत होता। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि 16 13 29 होता, 8 2 10, 300 हो गया, यानी कि आंसर ये सही था, कंफर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपकी स्क्रीन पर वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि किसी गांव में पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों की संख्या, पुरुष महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात 5 4 और 3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिलाएं और 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत कितना है, टोटल प्रतिशत। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो। पुरुष यानी कि मेल, महिला यानी फीमेल, और बच्चे यानी कि चाइल्ड, इनका रेशियो कितना था बेटा, 5 4 और 3। तो अगर मैं इसको 500 400 और 300 लिख दूं तो इसके रेशियो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी तो ये 5 4 और 3 का ही है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था निरक्षर का प्रतिशत क्या है। ध्यान से सुनना जरा, कितना सरल क्वेश्चन है। देखो, अगर 60% पुरुष साक्षर है तो आप ये कह सकते हो कि 40%, सिंपल सी बात है, निरक्षर होंगे। भैया 500 का 40% कितना होता है, 500 का अगर आप 40% निकालोगे तो ये 200 होता है। यानी 500 पुरुषों में से 200 पुरुष जो ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है। क्लियर? 40% महिलाएं साक्षर थी, पढ़ी लिखी थी, देखो लिखा है साक्षर, तो बची कितनी, 60% जो महिलाएं होंगी वो निरक्षर होंगी, 60% पढ़ी लिखी नहीं होगी। और 400 का 60% कितना होता है, 240, यानी 400 में से 240 महिलाएं ऐसी होंगी जो पढ़ी लिखी नहीं होंगी। अब 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब होगा कि 20% गैर पढ़े लिखे होंगे, तो 300 का 20% होता है 60, यानी 300 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। अब ये देखो जरा, टोटल कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, 240 और 60, 300 प्लस 200, 500 लोग पढ़े लिखे नहीं है पूरे गांव में। टोटल 500 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। कितने में से, जनसंख्या 500 प्लस 400 प्लस 300 यानी 1200 में से 500 लोग बेटा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, और इसी का प्रतिशत आपने बताना था। बताओ, कोई कठिन था क्या सवाल? 2 से 50 बार, 2 से 6 बार, 2 से 25 बार, 2 से 3 बार, तो 25 गुणे 5 125, 125 बटे 3। अब देखो जरा, 125 बटे 3 ये आपके लिए आंसर दिख रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सी जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो बड़े अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, किसके बराबर है? 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/8 आपसे पूछ रहा है किसके बराबर, और बीच में जो पॉइंट लगा है और उस पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि अगर ऐसे लिखा हो x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना x की पावर a प्लस b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8, 1/8। तो आपको सिर्फ जोड़ना है किसको, 1/2 को, 1/4 को और 1/8 को। जरा जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, 4 2 1, यानी कि 7/8। सही है, 2 चौको 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 1/2 1/4 और 1/8 ही था ना, 1/2 1/4 1/8। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 7/8, 4 2 6 और 1 7/8। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि 5 की पावर 7/8 है, 5 की पावर 7/8। अब आपको बताना था कि किसके इक्वल है, तो शायद कुछ सवाल में गलती है, अगर नहीं है तो हम देखे ले रहे हैं, लेकिन शायद कुछ गलती है क्योंकि जोड़ने पर ये जो है कुछ बना नहीं रहा है। 1/2 1/4 और 1/8 को जो जोड़ा है वो हमने सही जोड़ा है, 4 दूनी 8 8 एकम 8।
ठीक है। हाँ, तो शायद सवाल में कुछ गलती है, सवाल या तो सही है या ऑप्शन थोड़े से गलत है। तो राइट आंसर बेटा इसका हो जाएगा 5 की पावर 7/8। ठीक है, 5 की पावर 7/8। जरा मुझे देखने दो इसमें सवाल में गलती क्या है, क्योंकि ऑप्शन इसके अलग दिए हुए हैं ना। जरा देखता हूं मैं गलती क्या है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, कोई गलती नहीं। तो ये ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर होगा 5 की पावर 7/8। ठीक है, और शायद गलत ऑप्शन में से भी कोई सही कर दिया जाए। चलो अगले पे आते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें कह रहा है कि इसको कैसा लगाना है, आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो शायद ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। जो फ्रैक्शंस है वो क्या क्या है, एक फ्रैक्शन है 2/7, दूसरी है 3/10 और फिर है 4/13। और यही सारे ऑप्शन में दिए 2/7, 3/10, 4/13। अब आपको बताना है इसमें सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सीक्वेंस में लगाना है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन को छोटा बड़ा देखना हो तो 2-2 का पेयर लेके चलो। तो सबसे पहले आप ले लो 2/7 को और 3/10 को। आपको ये बताना हो कि अगर इसमें बड़ी कौन है तो आपको क्या करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ। 10 दूनी 20, 7 तिहाई 21। अब बताओ 20 बड़ा या 21 बड़ा? 21 बड़ा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो 3/10 जो है वो 2/7 से बड़ी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको 3/10 को और 4/13 को। एक एक लाइन आपको बता रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 13 तिहाई 39 और 10 चौको 40। 40 बड़ा या 39, तो आप कहोगे 40 बड़ा, यानी 4/13 बड़ी है। तो भैया सबसे अच्छा इसको भी चेक कर लो, इन दोनों को भी चेक कर लो, 2/7 को और 4/13 को। तो सिंपल सी बात है, 13 दूनी 26 और 7 चौको 28, यही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। तो आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, सबसे छोटी भिन्न क्या आ जाएगी 2/7, उससे बड़ी भिन्न क्या आ जाएगी 3/10 और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 4/13। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना था आपको। तो ऐसा देख लो जिसमें पहले 2/7 हो, फिर 3/10 हो, फिर 4/13 हो। 2/7, 3/10, यही है ऑप्शन। तो फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या को 4 से भाग दिया गया, 4 से भाग दिया गया किसको, एक संख्या को। हमें नहीं पता संख्या क्या, हमने मान लिया x है। क्या हुआ, जो भागफल आया, यानी यहां पर जो भागफल है, ठीक है, सपोज हमने भागफल मान लिया y है, और जो शेषफल है, शेषफल को हमने मान लिया z है। ठीक, भागफल और शेषफल का जो योग है वो 8 है, यानी कि इसका और इसका जो योग है, यानी y प्लस जो z है ना बेटा, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 8। और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 34 है, इनके वर्गों का योग, यानी y² प्लस z², ये है 34। अब आपसे कह रहा है कि संख्या बतानी है आपको, ये संख्या क्या होगी, यानी आपको x का मान पता करना है। अब आपको पता है ना बेटा x कैसे आता है, x आएगा कि इसका गुणा करके इसको जोड़ा जाता है, यानी 4y प्लस जब z करोगे तब आपको x मिलेगा। तो अब आपके पास मजबूरी है कि आपको y और z का मान पता होना चाहिए। y प्लस z तो है आपके पास। अब इसी में अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो आंसर मिल जाएगा। अगर मैं y की जगह 5 रख दूं और z की जगह 3 रख दूं, ये देखो अगर स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 25 और 9 34 भी होता है, यानी ये सेटिस्फाइड हुआ। अब बस आपको देखना यह है कि y की जगह 5 होगा या 3 होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर y आपने 5 रखा होता है यहां पर, तो ये होता 4 × 5, एक एक लाइन बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना, और z की वैल्यू 3, तो 4 × 5 = 20 और 3 = 23। क्या ये उत्तर में है? हाँ है। और अगर इसका उल्टा कर देते हैं, हम y की जगह 3 रखते हैं, तो y की जगह अगर आप 3 रखते और z की जगह 5 रखते तो 4 × 3 = 12, 5 = 17 होता, जो कि उत्तर में कहीं नहीं है। इसका मतलब y का मान 5 ही है और z का मान 3 ही है। तो इस हिसाब से जो x आया आपका बेटा, वो x कितना आया 23। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। बोलो ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका HCF इतना है, तो संख्याओं का योग कितना होगा।
सिंपल क्वेश्चन है ये भी HCF LCM का। मैंने संख्या का अनुपात ले लिया A और B। अब संख्या ये कब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि इसमें HCF का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और HCF कितना दिया है 13, यानी कि पहली संख्या होगी 13A 13A और दूसरी संख्या होगी 13B। 13B के नाम से एक मूवी भी थी बॉलीवुड में, याद हो अगर तो। अब क्या रहा है, इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है भैया, तो इनका अगर गुणनफल आप रखोगे तो गुणनफल में क्या लिखोगे, 13 गुणे 13 गुणे A गुणे B, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2028 के। ये तो होगा, 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, 7 बचा 72 हो गया, 13 पचे 65 हुआ, 65 और 13 छंग 78 हो गया। फिर 13 से डिवाइड कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी आपको पता चल गया कि A इंटू बी जो है वो 12 है। अब आप बताओ A और B ऐसी संख्याएं आप हमको बताओ जिसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 है और सह अभाज्य हो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक ही पेयर होगा 4 और 3 का, इसके अलावा दूसरा कोई होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा ना, 4 और 3 के अलावा ऐसा कोई पेयर नहीं होगा जो सह अभाज्य हो, को प्राइम भी हो और मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आता हो। HCF कितना था, अब A की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, B की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, रखो यहां पर 13A यानी 13 गुणे 4 और यहां पर 13 गुणे 3, तो ये तो हो गया भैया 52 और ये हो गया भैया 39। ऐड करो, 9 2 11 के 1 5 3 8 1 9 91, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन 91। ठीक है, आओ अगले सवाल पर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में 2 से 1/2 को जोड़ा जाए, योग को 4 से 1/2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा जाए, उसके बाद योगफल को 1 से 1/5 से डिवाइड किया जाए तो स्थिरांक जो है 25 हो जाता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, देखो संख्या हमने ले ली बेटा A है, कितने से जो जो कह रहा है केवल उतना करो, कितना जोड़ना है 5/2, जोड़ दिया 5/2, जोड़ा गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2 जोड़ दिया गया, लिख दिया ऐसे। अब क्या किया गया, योग को कितने से गुणा करना, 4 से 1/2 यानी कि 9/2 से, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया 9/2 से। और इसका करने के बाद इसमें 3 जोड़ना भी था, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें भी हमने 3 जोड़ दिया। ठीक है, ये लो 3 जोड़ दिया। अब जब 3 जोड़ दिया, अब इसके बाद ये 3 जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसको 1 से 1/5 यानी 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 से आपको क्या करना है, भाग देना है, तो 6/5 से आपने भाग दे दिया पूरे को। और ऐसे में क्या हुआ, तो स्थिर अंक 25 हो जाता है, मतलब इतना करने के बाद ये 25 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 25 के। तो आपसे पूछ रहा था A की वैल्यू क्या है, क्या है इस सवाल में, कुछ है क्या, नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, जरा देखो 9/2A, 9/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 45/4 प्लस 3 लिखा था, लिख दिया। 6/5 का उधर गुणा करोगे जाके, 5 5 25 और 5 गुणे 6 यानी 30 हो जाएगा। ये 3 जो इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस होने पर इधर बचेगा 27 और इसका 2 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा। 18A हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा और इधर बराबर में क्या बचेगा, 27। बोलो ठीक है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 में से 45 माइनस करना है, यहां पर आ रहा है 18A और इधर क्या आ जाएगा 108 जो हो जाएगा, इसका गुणा 108, 108 में से 45 माइनस करके लिखना है, लिख देंगे 18A, 108 में 45, 3 इधर गया, 10 में 4 63 हो गया। 3 से डिवाइड करो, 3 छंग 18, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करो 2 बार, 3 से डिवाइड करो 7 बार, 7/2। A का मान कितना आ गया 7/2 और 7/2 को बेटा क्या कहते हैं, 3 सही 1/2। यही आपका कहीं उत्तर होना चाहिए, 3 सही 1/2। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा कह रहा है इसका मान बताना है। अच्छा, √7 प्लस √5, यानी कि आप अगर ध्यान से देखो, ये मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं लेकिन नहीं दूंगा, आप यहीं पे देख लो, √a माइनस √b। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसकी अगर तस्वीर देखो तो ये तस्वीर बन रही है बीच में प्लस के साथ, बोलो हाँ या ना, बन रही तस्वीर ये। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था इसको करने का तरीका क्या होता है। इसको करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको याद हो। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया भी था, इसको क्या कर लिखते हैं 2,
a वाला भाग प्लस b वाला भाग और नीचे लिखते हैं a माइनस b वाला भाग। a बेटा क्या है, a देखो तो 7 है, b देखो तो 5 है, कंपैरिजन कर लो, ठीक है। तो 2 7 प्लस 5 और नीचे बेटा क्या आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 भी 2 होता है। ऊपर क्या होगा 7 5 12, 12 दूनी 24 और नीचे क्या हो गया 7 माइनस 5 2, इससे काटोगे तो ये 12 आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ होता है करड़ी वाले सवाल को पूरा बच्चे करते हैं, करना क्या होता है कि इसमें आपको थोड़ा सा अगर मेहनत कर लो तो ये तरीका जो है ना ये आप भी अपने आप से बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो 12 इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए कह रहा है प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कह रहा है। आपको कहने का मतलब इस प्रश्न का यह है कि अगर ऐसे लिखा हो कि 1 की घात 2 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 सो ऑन डैश 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 14 की घात 3, इनको सबको पहले तो सॉल्व करके जोड़ना है और फिर 14 से डिवाइड कर देना है तो उसका औसत निकल आएगा। अच्छा, जब घनों का योग निकालना होता है, इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देन व्हाट वी हैव टू डू, आप करते क्या, उसको लिखते हो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिखते हो आप। और बेटा यहाँ पे n क्या आएगा, जितनी संख्याएं दी है n कितनी है 14, तो यहाँ पर 14 रख देते हैं 14, और ये क्या हो जाएगा 14 और 1 15 और नीचे हो जाएगा 2 और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से कट गया 7 बार, 15 7 135, यानी आप लिखोगे क्या 135 गुणे 135। अगर इसका आप गुणा कर दोगे तो योग निकल आएगा, लेकिन आपको योग नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना था एवरेज। और एवरेज कैसे निकलता है, जितनी संख्याएं होती हैं सम में उससे डिवाइड कर देते हैं। कितनी संख्याएं थी 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है 14 से। तो अब अगर 14 से आप डिवाइड कर लो तो निश्चित तौर पर आपको ये तो पता हो जाएगा कि आंसर जो है वो दशमलव में आएगा। देखो डिवाइड करते हैं, एक बार 14 से हम 135 को डिवाइड कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो कितना होगा, 14 देवन 140 होता है, यानी कि 9 बार जाएगा, 14 9 126 हो जाएगा। 4 इधर 5 उधर 9 आ जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ा दोगे, 14 6 84, 14 6 84, फिर से 6 बच जाएगा और ये लगभग ऐसे ही 9.6 रहता जाएगा, तो ये 9.6 यहां पर आ जाएगा। अब आप देखो सिंपल सा कि अगर इसका हिसाब करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इसका आप गुणा कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका ये भी समझो कि आपने इसका कुछ योग निकाल लिया होता है, यहां पर सम आपने निकाल लिया होता है और आपको यह भी पता होता है कि इसको हमें 14 से डिवाइड करना है, तो समथिंग आप ये से समझ सकते हो। अगर 14 की टेबल आपको नहीं आती तो आपको 7 और 2 की तो आती होगी, तो जो ऑप्शन लगभग 7 से डिवाइड हो जाता है वो आपका उत्तर हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 7 से डिवाइड होने वाला ये आंसर होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे पूरा का पूरा, मेक इट सॉल्व, तो यहां पर आपको एवरेज भी पता चल जाएगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। ये आपके प्रैक्टिस सेशन के आज पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और उम्मीद ऐसी है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर की जो डेट है वो बहुत नजदीक आने वाली है, बल्कि आ चुकी है मेरे ख्याल से जुलाई मिड वीक, यानी आज तारीख हो गई 6 जुलाई, 15 जुलाई या फिर उसके बाद तक शायद एग्जाम होने की संभावनाएं हैं ज्यादा। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और हाँ, दूसरी बात शेयर भी कर दिया करिए क्लास को और लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव आकर ही पढ़ाऊंगा, अभी आपको जो रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है ये मजबूरी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।